हेलो स्टूडेंट्स। सो फेडरिक सोरियो की पिक्चर को स्टडी करने के बाद दीज आर द टॉपिक्स वी आर गोना स्टडी इन दिस चैप्टर: द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, then the age of the revolution, then the making of Germany and Italy, then visualizing the nation and nationalism and imperialism. Okay, these are the topics we have to cover. Okay, उसके पहले let's now move on to see the map of Europe. 1789 में यूरोप का ये मैप है, ठीक है। अब बहुत सारे तुम लोगों को नहीं नॉलेज होगी कंट्रीज़ के बारे में, लेकिन फिर भी जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो, उस टाइम पे जो यूरोप था वो बड़े बड़े किंगडम्स में, ठीक है, और बड़े बड़े एम्पायर्स में बना हुआ था। जैसे आज यूरोप में आप कंट्रीज देखते हो वैसी नहीं थी। दे वर डिवाइड इनटू वेरी लार्ज किंगडम्स और द एम्पायर्स, लाइक यू सी द ऑस्ट्रिया का लैंड देखो, यहाँ पे यू कैन सी द पोलैंड, है ना। तो ये जो रीजन्स थे ये बेसिकली एम्पायर्स थे, ये राजा इनको रूल करते थे, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप देखो 1815 का यूरोप और उसके बाद जो मॉडर्न यूरोप है, ये सब यहाँ पे एज अ नेशन स्टेट है, ठीक है। और यहाँ पे इन यूरोप 1815 में ये एक एज अ अम्पायर, यहाँ पे ऑटोमन अम्पायर, ऑस्ट्रियन अम्पायर, ठीक है। तो एज अ अम्पायर है। तो क्या चेंजेस हुए कि ये एक नेशन में डिवाइड, मतलब नेशन में कन्वर्ट हो गए। तो पहले तो नेशनलिज्म का मतलब समझो कि नेशनलिज्म जो है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअली नेशनलिज्म। देखो नेशनलिज्म जो है इट मीन्स सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टूवर्ड्स वंस ओन कंट्री, ठीक है। जैसे यू नो दैट वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। तो जैसे कि एक पर्सन अपने आप को एक कंट्री से क्या करते हैं, वी ऑलवेज कनेक्ट विद आवर कंट्री, राइट। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले जो रीजन्स थे, जो एरियाज थे, वो कैसे थे, ठीक है, दे वर रूल्ड बाय द किंग्स। और सबसे बड़ी चीज़, ये जो किंग्स, ये जो एरियाज थे, ये कोई एक सेम कल्चर, लैंग्वेज या ट्रेडिशन से नहीं जुड़े हुए थे, ठीक है। एक बहुत बड़े एम्पायर में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के, लैंग्वेज के लोग थे, ठीक है, जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। तो अब क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या एक्चुअली हमने इस चैप्टर में शुरू करना है। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके बाद ये एक टाइमलाइन है, ठीक है, कि उसके बाद नेपोलियन ने क्या, कैसे उसकी इन्वेड किया उसने रीजन्स को। फिर नेपोलियन जब मारा गया 1815 में, द बैटल ऑफ वाटरलू के बाद सिचुएशंस कैसे चेंज हुई, और फ्रांस ने कैसे पूरे यूरोप को मोटिवेट भी किया, इन्फ्लुएंस भी किया टू टू गेट देयर इंडिपेंडेंस और टू बिकम रिपब्लिक। ओके, विल सी ऑल दैट। सो फर्स्ट टॉपिक आपका है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखो, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तो जो सबसे पहला एक पूरे यूरोप में नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, वो अगर कहीं से आया तो वो आया फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। जहाँ पे आपने देखा कि थर्ड स्टेट के साथ बहुत इनजस्टिस होता था। ये आपने 9th में पढ़ा है, ठीक है। ये आपने इस बार नहीं पढ़ना है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे थर्ड स्टेट जो थी, उन्होंने कैसे ऑर्गेनाइज किया रेवोल्यूशन अगेंस्ट द मोनार्की, अगेंस्ट द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट, और कैसे उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उसके बाद ये रेवोल्यूशन कैसे यूरोप तक फैल गया, ठीक है। तो फ्रांस वॉज अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क इन 1789। तो 1789 में ये जो रेवोल्यूशन था इट मेनली स्टार्टेड। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से वहाँ पे कैसे मोनार्की का जो था वो एंड हुआ, और कैसे सोवरेनिटी, एक फ्रीडम जो था वो लोगों को मिला, कि एक ऐसी गवर्नमेंट बनी जो कि फ्रेंच सिटीजन्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे। एंड द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल who would constitute the nation and shape its destiny। तो इस रेवोल्यूशन से ये एक चीज़ लोगों को मैसेज मिला कि जो लोग होते हैं वही एक नेशन को बनाते हैं, एंड दे ऑल्सो शेप द डेस्टिनी ऑफ द नेशन, कि वो कैसे प्रोग्रेस करेगी और कैसे, ठीक है, उसका क्या फ्यूचर होगा, ठीक है। नाउ यू सी द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का रोल क्या था, व्हाट वाज द रोल ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और क्या, यहाँ तो बोल सकते हो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए ताकि वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, ठीक है। देखो, अगर आप किसी नेशन से बिलोंग करते हो, दैट कलेक्टिव आइडेंटिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप ये रियलाइज़ करो कि हाँ ठीक है, हम इस देश के सिटीजन्स हैं, है ना। तो उन्होंने क्या चीज़ें की, क्या मेजर्स
यूज़ किए टू क्रिएट द कलेक्टिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनना। द आइडियाज ऑफ द ला पैत्रे एंड द ली सिटियन वर इंट्रोड्यूस। ठीक है, जैसे हम अपने मातृभूमि हम कहते हैं भारत माता को, है ना, तो उन्होंने यूज़ किया ला पैत्रे। ला पैत्रे का मतलब था फादरलैंड। ठीक है, फादरलैंड। एंड ली सिटियन का मतलब था सिटीजन। मतलब देखो उन्होंने इम्पोर्टेंस दी कि भाई जो लैंड है, जो एरिया है, जो फ्रांस है, इट इज़ फॉर द सिटीज़न, और उन्होंने उसको फादरलैंड बोला। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया जो कि रिप्लेस करता था फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड को। ठीक है, रॉयल पावर को रिप्लेस किया। दे इंट्रोड्यूस द फ्रेंच फ्लैग। ठीक है, जो कि बहुत न्यू चीज़ मानी जाती थी उस टाइम पे। और जो स्टेट जनरल, जो थर्ड स्टेट थी, उन्होंने एक स्टेट जनरल जो थी, ठीक है, स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया। ओनली सिर्फ एक्टिव सिटीजन ने उसमें वोट किया और वो एक नेशनल असेंबली बन गई। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा था कि कोई एक ऐसी क्लास जो सबसे लोअर स्टेटा में मानी जाती थी, ठीक है, जैसे जो पीजेंट्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, जिनको कोई ऐसे लैंड राइट्स नहीं मिलते थे या कोई पर्टिकुलर प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे, उन्होंने पहली बारी कोई एक अपनी एक यूनियन बनाई, दैट वाज नेशनल असेंबली। एंड द न्यू हेम्स वर कंपोज्ड। ठीक है, oaths taken, the metrics were commemorated and in the name of the citizen। तो इस तरह की उन्होंने मोटिवेट किया। ठीक है, कुछ ना कुछ सॉन्ग्स बनाए, ओथ ली गई अपने देश के लिए लड़ने की। ठीक है, तो लोग जो थे बड़े ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गए, हाँ, कि मतलब हम अब अपने देश को क्या बनाएंगे ये हम खुद डिसाइड करेंगे। ठीक है, हमें मोनार्की के अंदर नहीं रहना है। एंड द यूनिफॉर्म लॉज वर मेड। ठीक है, मतलब कि सभी सिटीजन्स के लिए आपने देखा कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट को टैक्स नहीं देना पड़ता था, थर्ड स्टेट के ऊपर सारे टैक्स के बर्डन थे, तो दे इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म लॉज, कि ताकि सभी सिटीजन्स को ये लगे कि हाँ यार, वी आर ऑल्सो वन ऑफ देम। ठीक है, वी ऑल्सो बिलोंग टू दिस कंट्री। तो उन्होंने यूनिफॉर्म लॉज जो थे वो इंट्रोड्यूस किए। अब द इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर अबॉलिश। देखो कभी भी जब एक रीजन से दूसरी चीज़ में एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था या ट्रेड होता था, उस टाइम पे कुछ टैक्स देना पड़ता था, दैट वाज कॉल्ड एज द कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटीज़ को भी अबॉलिश कर दिया। वेट्स और मेजरमेंट्स जो थे, उनके यूनिफॉर्म सिस्टम जो थे वो इंट्रोड्यूस किए। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज, मतलब रीजनल लैंग्वेजेस को डिस्करेज किया। उन्होंने कहा कि हम लोग एक 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 यूनाइटेड नेशन की तरह बनने जा रहे हैं, तो वी शुड यूज़ द फ्रेंच लैंग्वेज ओनली। तो उन्होंने कॉमन लैंग्वेज जो थी वो फ्रेंच का यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दिया। एंड द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप। तो ऐसा नहीं है कि ये रेवोल्यूशन सिर्फ फ्रांस तक ही लिमिटेड था। जो ये रेवोल्यूशनरीज थे, इनका ये मानना था कि ठीक है, हमने फ्रेंच नेशन को तो हम लोग यूनाइट करेंगे, लेकिन हम जो बाकी लोग हैं यूरोप के, उनको भी ये लेसन देंगे कि उनको इस डिस्पोटिज्म से, मतलब ये जो मोनार्की रूल है, इससे कैसे फ्री होना है, कैसे लिबरेट होना है। ठीक है, तो उनसे प्रेरित होके, उनसे मोटिवेट होके, इंस्पायर होके स्टूडेंट्स और अदर मेंबर्स ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगेन सेटिंग ऑफ जैकोबियन क्लब्स। अगर आपको याद हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा था कि कैसे जैकोबियन क्लब्स बनने शुरू हो गए थे, जिसमें मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर जो था वो उनका रूलर था, और कैसे एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थी वो मोनार्की के अगेंस्ट आना शुरू हो गई थी। तो वैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशनरी से इन्फ्लुएंस्ड होके ऑल ओवर यूरोप में बहुत सारे लोग जो थे वो जैकोबियन क्लब्स बनाना स्टार्ट हो गए। और फ्रेंच आर्मीज जो थी, दे मूव टू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ इटली, कैरिंग द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म अब्रॉड। तो बहुत सारी आर्मीज जो थी फ्रेंच की, वो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में जाने लगी, और वहाँ पे नेशनलिज्म, ठीक है, लोगों में क्रिएट करने की कोशिश करने लगी, कि उनको समझाने लगी कि भाई वाई वी शुड फाइट अगेंस्ट दिस मोनार्की सिस्टम, व्हाट इज़ लिबरलिज्म, वाई वी शुड बी लाइक अ यूनाइटेड नेशन, तो क्यों होना चाहिए, ये सब उन्होंने उनको बताया। अब आप ये देखो कि फ्रांस में जब नेपोलियन का रूल शुरू हुआ, जब नेपोलियन आया, तो नेपोलियन का पहले आप एक थोड़ा बेसिक कैरेक्टर समझो। नेपोलियन जो था, उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए, ठीक है, अपनी टेरिटरीज़ में, और जिन भी टेरिटरीज़ को उसने कंट्रोल किया। नेपोलियन चाहता था कि वो यूरोप में मैक्सिमम ऑफ द कंट्रीज़ को कॉन्कर करे, ठीक है, वहाँ पे अपना राज्य चलाए। एंड ऑब्वियसली ही डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। जब वो पावर में बैठा तो उसने डेमोक्रेसी
जो थी डिस्ट्रॉय कर दी थी फ्रांस में, बट उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लगाए जिससे कि पूरा सिस्टम जो था एक तरह से दोबारा से जनरेट हो गया। मतलब हाँ, उस सबने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। जैसे जिसको हम बोलते हैं द सिविल कोड ऑफ द 1804, यहाँ तो जिसे नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है, जिसमें उसने बोला कि ठीक है जो भी प्रिविलेजेस मिलते हैं बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है, ये सब नहीं मिलेंगे। एंड ही ऑल्सो सिक्योर्ड द लॉ, ठीक है, एंड राइट टू प्रॉपर्टी का लॉ जो था वो भी सिक्योर किया। उसके बाद ही अबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम को फ्री को अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। आई टेल यू व्हाट इज़ फ्यूडल सिस्टम। देखो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ किंग एंड दिस इज़ अ लैंड। तो क्या होता था, किंग, लैंड किंग का है ना। तो होता क्या था कि ये जो लैंड था ये पीजेंट को दे दिया जाता था और पीजेंट उस पर ग्रो करता था, कल्टीवेशन करता था। एंड इन एक्सचेंज ऑफ दिस लैंड जो पीजेंट्स थे दे यूज टू प्रोवाइड द फ्री सर्विसेज टू द किंग, ठीक है। अब ये सर्विसेज कैसी होती थी, मेनली ये सर्विसेज एट द टाइम ऑफ वॉर यूज़ करता था राजा, इन लोगों को यूज़ करता था, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था फ्यूडल सिस्टम, इसको अबॉलिश कर दिया और जो पीजेंट्स थे उनको फ्री कर दिया, किसी भी तरह का मैनुअल ड्यूज जो है उनके ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो इन सभी एरियाज़ में ये सब किया गया जहाँ पर भी नेपोलियन ने अपने, जहाँ पर भी उसने रूल किया, ठीक है, जिन एरियाज़ को वो जीत चुका था। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वी आर कंटिन्यूइंग विद इट। और उसने क्या किया, इन द टाउन्स द गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव। देखो गिल्ड्स क्या होते थे, कुछ लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाते थे टू सिक्योर देयर इंटरेस्ट, तो उनको उनके ऊपर पहले रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी थी, तो नेपोलियन ने उन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया, ठीक है। एंड ही इम्प्रूव द ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। पीजेंट्स, आर्टिशन वर्कर्स और न्यू बिजनेसमैन को पहले कोई फ्रीडम नहीं था, लेकिन अब उनके पास फ्रीडम था। जैसे आपने देखा कि कस्टम ड्यूटी को भी ख़त्म कर दिया, ठीक है। नाउ दे कुड फ्रीली मूव टू द अदर कंट्रीज एज वेल। नाउ द स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड द मेजर, जो स्टैंडर्डाइज वेट और मेजर उसने इंट्रोड्यूस किए और कॉमन नेशनल करेंसी इंट्रोड्यूस की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी मूवमेंट ऑफ गुड्स था, ठीक है, ईजिली हो सकता था, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो जिससे रीजन टू रीजन जो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो भी शुरू हो गई, ठीक है। तो दिस वर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अब ऐसा नहीं है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट या नेपोलियन का जो इम्पैक्ट पड़ा वो हर जगह एक जैसा पड़ा, ठीक है। शुरू में जो जो मेनली जो रिएक्शन था लोगों का, दैट वाज मिक्स्ड। द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन फ्रेंच रूल वाज मिक्स्ड। इनिशियली द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। देखो शुरू में फ्रेंच आर्मीज जहाँ पर भी यूरोपियन कंट्रीज़ में गई या एम्पायर्स में गई, क्योंकि उस टाइम पे एम्पायर्स थे तो हम एम्पायर ही बोलेंगे, दे वर नॉट नेशन, ओके। तो जहाँ पर भी गई वहाँ पे पहले शुरू में उनको वेलकम किया गया एज द हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। हार्बिंगर्स होते हैं द पायनियर्स, पायनियर्स मतलब जो पहले किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो उनको ऐसे देखा गया, हाँ भाई हमें ये लिबरल करेंगे, ठीक है, हमें भी फ्रीडम मिलेगा, हम भी अपना देश खुद चलाएंगे या लोगों को भी राइट्स मिलेंगे। However, the new administration reforms did not go hand in hand with political freedom. लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नेपोलियन लेके आया और जो पॉलिटिकल फ्रीडम था उसमें इतना कुछ एक बैलेंस नहीं था। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो लोगों को पसंद नहीं आई, ठीक है। जैसे इंक्रीज टैक्सेशन, अब नेपोलियन ने टैक्सेशन बढ़ा दिया, सेंसरशिप लगा दिया प्रिंट के ऊपर, मतलब नाउ यू कैन नॉट प्रिंट एनीथिंग, है ना, यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द किंग। नाउ फोर्स्ड कॉन्स्पिक्रेशन and the French army is required to conquer the rest of the Europe outweigh the advantages of the administrative changes। so उसने ये भी बोल दिया कि भाई ठीक है, अब मेरी जो फ्रेंच आर्मीज़ हैं अब हमें एक ना एक मतलब एक एक करके हर रीजन को कॉन्कर करना है, जीतना है, ठीक है। तो आप ये देखो कि उसकी जो एक पॉलिटिकल जो टेरिटरीज़ को गेन करने का जो एम था वो कहीं ना कहीं लोगों को सही नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से उसने टैक्सेशन बढ़ा दिया, सेंसरशिप भी लगा दी कि कोई उसके अगेंस्ट बोलना ना शुरू कर। So this is the end of our first topic, that is the French Revolution and the idea of the nation, and we'll see the next topic in the next video. Thank you.